हमारा पिछला वीडियो अधूरा रह गया था बच्चों, और जहाँ पर वो वीडियो छूटा था वहाँ हम ये पढ़ रहे थे कि कन्हैयालाल सहल ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे शास्त्रीय मानदंड हैं जो प्रारंभ काल से अब तक या लंबे समय तक चले आ रहे हैं और साहित्य शास्त्र में मान्य है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी बदलता है, विषय वस्तु भी बदलती है और उसकी लेखन शैली भी बदलती जाती है। चूंकि साहित्य जीवन के साथ साथ परिवर्तनशील है, इसीलिए साहित्य की समीक्षा के मानदंड भी बदलते रहते हैं। इन्होंने उदाहरण दिया है, ये कहते हैं कि आधुनिक काल का जो हिंदी साहित्य है उसमें उससे पहले मार्क्सवाद की अवधारणा हिंदी साहित्य में इस रूप में नहीं थी जैसा कि प्रगतिवादी साहित्य में देखने को मिलती है। और इसी प्रकार से आगे चल करके या उसी समय के कुछ आसपास अस्तित्ववाद के जो पाश्चात्य विचारक हैं, एडलर, फ्रायड, यूंग, इन सब का विचार दर्शन हिंदी साहित्य में देखने को मिल जाता है। तो यह जो साहित्य मार्क्स से प्रभावित होकर लिखा गया या मनोवैज्ञानिक विचारकों से प्रभावित होकर लिखा गया या अस्तित्ववादियों से प्रभावित होकर लिखा गया, इसका स्वरूप ऐसा था कि यदि हम इसे संस्कृत के साहित्य शास्त्र के मानदंड पर परखने की कोशिश करेंगे तो यह साहित्य कहीं का भी नहीं रह जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जैसे साहित्य के मानदंड बदलते रहते हैं वैसे ही साहित्य को वादों से मुक्त रखना भी बहुत जरूरी है। अब आप ये सोचेंगे बच्चों कि वाद क्या है। जब आप हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का विभाजन करते हैं तो आप उसको कई भागों में बांटते हैं, जैसे सबसे पहले भारतीय हिंदू युग, फिर जागरण युग या नवजागरण काल, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, इस तरीके से और उसके आगे भी आप विभाजन करते हैं। ये बच्चों प्रत्येक वाद अपने पीछे एक पृष्ठभूमि लिए हुए है। भारतीय हिंदू युग जो सबसे ऊर्जावान और सरलतम युग था साहित्य की दृष्टि से, वह भारतेंदु के नाम पर नामित हुआ। नवजागरण काल में पुनर्जागरण की विशेषताओं को काव्य में देख करके उसका नाम नवजागरण काल रखा गया। लेकिन प्रगतिवाद नाम जब रखा गया तो उस प्रगतिवाद में मार्क्सवादी विचारधारा प्रधान थी और जो प्रयोगवाद है उसमें मनोविश्लेषणवादी विचारधारा प्रधान थी। तो ये एक ऐसा दौर शुरू हुआ छायावाद के समय से जब काव्य वादों में बांट करके लिखा जाने लगा, या जो साहित्य लिखा गया हमने उसे इन वादों में बांट दिया, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इस प्रकार से। अब कन्हैयालाल सहल ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम प्राचीन मानदंडों को नए साहित्य पर लागू नहीं कर सकते, वैसे प्रगतिवादी साहित्य की समीक्षा को प्रयोगवाद पर या प्रयोगवाद की साहित्य समीक्षा को प्रगतिवाद पर हम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इन वादों से प्रभावित साहित्य का स्वरूप भी अपने आप में अलग है। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि सुमित्रा नंदन पंत ने मार्क्सवादी साहित्य समीक्षा की पैरवी की और यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं अपना ही साहित्य मार्क्सवादी साहित्य समीक्षा के से उसका मूल्यांकन करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि मूलतः छायावादी प्रकृति के साहित्यकार पंत अपने ही साहित्य का सही मूल्यांकन नहीं कर पाए। इसलिए एक ही
प्रकार की विचारधारा से प्रभावित समीक्षा से हम सारे साहित्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह कि हम कभी भी वादों में साहित्य को बांध करके भी नहीं रख सकते, अर्थात किसी वाद विशेष का साहित्य उसके लिखने वाले लेखक या रचयिता किसी वाद विशेष से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उनका साहित्य उस वाद की सीमा में ही रह जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि साहित्य यदि श्रेष्ठ है तो वह उस वाद से ऊपर उठकर लंबे समय तक याद रखा जाता है और साहित्य के समीक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर देता है। और इसका इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे जब हिंदी साहित्य में फ्रायड, एडलर, युंग, बर्गसा आदि की विचारधारा का प्रभाव आधुनिक उपन्यास के रचना शिल्प पर पड़ा और जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद जोशी इन लेखकों ने उनसे प्रभावित होकर के मनुष्य के भारतीय जनता के ऊपर मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी लिखे। साहित्य के मानदंड ही नहीं, साहित्य के माध्यम भी युग धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। नवीन मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए नूतन शिल्प विधान की आवश्यकता होती है। अब यहाँ ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास जब लिखा गया, अज्ञेय का लिखा हुआ उपन्यास है बच्चों ये, तो इस उपन्यास में कहीं पर लघु कथा का, कहीं यात्रा विवरण का, कहीं निबंध, कहीं गद्य गीत, कहीं व्याख्यान पद्धति और कहीं सिद्धांत कथन, इन सभी शैलियों का समावेश दिखाई देता है, मिल जाता है। इस प्रकार के उपन्यास अपने मूल्यांकन के लिए स्वयं एक प्रतिमान बन जाते हैं। और जोशी जी का उपन्यास सन्यासी और पर्दे की रानी, ये ऐसे उपन्यास हैं जिनमें मनोविश्लेषण के स्वर स्पष्ट सुनाई देते हैं। इस प्रकार इन उदाहरणों के माध्यम से कन्हैयालाल सहल ये कहना चाहते हैं कि कुछ रचनाएं जब प्रकाश में आती हैं तो उनके लिए पुराने मानदंडों को हमें छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि वे रचनाएं स्वयं नए मानदंडों का निर्धारण करती हैं और नए मानदंडों की मांग रखती हैं। उदाहरण इन्होंने दिया अज्ञेय लिखित उपन्यास शेखर एक जीवनी का। इस प्रकार बच्चों इन्होंने अपने इस निबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि पहला, साहित्य और जीवन का संबंध अक्षुण्ण है, अर्थात सदैव कायम रहने वाला है, न मिटने वाला है। दूसरा बिंदु इन्होंने रखा कि साहित्य जीवन के साथ साथ बदलता रहता है। आज हम जिन्हें जीवन मूल्य कह रहे हैं, किसी समय में वे जीवन मूल्य नहीं थे और किसी समय जो जीवन मूल्य कहे जाते थे वे आज जीवन का मूल्य नहीं है। इसलिए उस समय जो साहित्य लिखा गया वह साहित्य आज के दौर में समकालीन प्रासंगिक नहीं हो सकता है। ऐसे समय में जो नया साहित्य लिखा जाता है उसके लिए नई साहित्य समीक्षा की मांग होती है। तीसरा बिंदु है बच्चों, लेखक ये कहना चाहते हैं कि शास्त्रीय समीक्षा के मानदंड हम नए साहित्य पर लागू नहीं कर सकते। चौथी बात या चौथा बिंदु जो इन्होंने सामने रखा है वह यह कि जैसे जैसे साहित्य में वादों का आगमन होता गया, समीक्षा में भी उन वादों का प्रभाव देखने को मिलता है। हम एक वाद या एक विचारधारा से प्रभावित होकर दूसरे साहित्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। पांचवा बिंदु इन्होंने रखा कि अच्छा साहित्य जो है वह वादों से ऊपर उठा हुआ होता है, अर्थात उस विचारधारा से प्रभावित होते हुए भी कोई रचना अपने आप में मानवता से
जुड़ी हुई, मानव मूल्यों से जुड़ी हुई और इतनी उत्कृष्ट कोटि की होती है कि वह उस विचारधारा विशेष से ऊपर उठ जाती है। छठा बिंदु जो हमारे सामने इस निबंध में आता है वह यह कि कई रचनाएं इतनी उत्कृष्ट कोटि की होती हैं, जैसे शेखर एक जीवनी, जिसमें हमें गद्य के विविध रूप एक साथ मिल जाते हैं। तो ऐसी रचनाएं स्वयं अपने लिए नए मानदंडों का निर्माण कर देती हैं। कुल मिलाकर के कन्हैयालाल जी ये कहना चाहते हैं कि इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि समय के साथ बदलते हुए साहित्य के लिए हमें नए साहित्यिक मूल्यांकन के पद्धतियों की, नए साहित्यिक मानदंडों की जरूरत होती है।